अनुराग, मेरा सवाल ये है आपसे कि भाषावाद हर जगह हावी होता जा रहा है, और लेकिन आपकी ये जो मूवी है उसमें बिल्कुल अलग ही मराठी और बिहार दोनों का संगम हो गया म्यूजिक में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यार, ओनली थिंग आई कैन से इज म्यूजिक हैज अ वेरी यूनिवर्सल कनेक्ट। वो जरूरी नहीं होता कि आप कहां से हैं। अगर आप स्नेहा का शो देखेंगे जो साउंड ट्रिपिंग आता है, शी ट्रेवल्स टू द पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर शी इज गॉट नथिंग टू डू विद इट एंड शी ट्राइज टू फाइंड दैट साउंड। उसके लिए आपको खुले कान होने जरूरी है। अगर मैं जाके, मुझे पहले से ही मालूम है मुझे कहीं भी जाके क्या करना है, तो फिर मैं वो जगह को कैप्चर ही नहीं कर सकता। अगर मैं जा रहा हूं कुछ ढूंढने की, मैं वहां जा रहा हूं देखने के लिए कि वहां क्या है और उसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं उस जगह को इम्बाइब करूंगा। अगर मैं फिक्स्ड होके जा रहा हूं और सब कुछ डिसाइड करके जा रहा हूं, तो फिर वो जगह कभी आएगी नहीं। और स्नेहा का अप्रोच म्यूजिक का वही है। स्नेहा इज लाइक, इसका ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाला ब्लड ग्रुप है। शी जस्ट एक्सेप्ट्स all energies and forces that comes to her, and that's how I have known her for last 5-6 years, and it's entirely to her credit. मैं तो दूर से दर्शक की तरह देख रहा था वो क्या कर रही है 2.5 साल से। जी अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बिहार में इस तरह के इंसिडेंट काफी देखे जाते हैं अक्सर, तो ये सरदार खान का जो कैरेक्टर है वो क्या रियल लाइफ से किसी की? इस फिल्म में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, अगर सब जो इंडिविजुअली आप ढूंढोगे तो सब रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत कैमोफ्लेज किया हुआ है, टाइमलाइंस अदला बदली की हुई है, कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए हैं, लेकिन जो बिहार जानता हो पिक्चर देख के सब चीज पकड़ लेगा, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अनुराग here. इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कभी नहीं कहूंगा मैं। ये जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे हो, जो कल बॉम्बे टाइम्स में आया था, परसों दिल्ली टाइम्स में आया था, ये इंटरव्यू एक्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों के लिए नहीं था, ये आप लोगों के लिए था, ये मीडिया के लिए था, कि मीडिया को नहीं मालूम कि वहां पे क्या क्या होता है और मीडिया उसको किस तरह से हवा बनाती है। तो ये बेसिकली मीडिया के लिए था, ये एक्टर्स के लिए। एक्टर्स तो जाते हैं, वो तो ब्रांड एम्बेसडर वहां जाते हैं, लेकिन मीडिया उसको इस तरह से बनाती है कि लोगों को लगता है हर साल इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन है सिनेमा के लेवल पे। तो इंटरव्यू मेरा मीडिया के लिए था, आप लोगों के लिए था, कि आप लोग पहले समझिए वहां पे क्या होता है। एक बहुत बढ़िया आर्टिकल डियर सिनेमा में लिखा है जिसने कांस को एक्सप्लेन किया अच्छे से, विच आई थिंक एवरीबडी शुड रीड, बिकॉज एक खामखा इतना बड़ा हवा बन गया। अनुराग वो लोग हमारी तरह मॉरलिस्टिक नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ देखते हैं कि कौन सी फिल्म है जो हम तक ट्रांसलेट करती है, कौन सी फिल्म है जिसमें उनको दिखता है कि हाँ ये इंडिया की जमीन ऐसी है या वहां की कहानियां ऐसी है, और वो कितना यूनिवर्सल है। हर कंट्री से स्ट्राइफ की और वायलेंस की और स्ट्रगल की, और बाकी कंट्री में तो पॉलिटिकल माहौल इतना ज्यादा एक्सट्रीम है, उसके कंपैरिजन में हम लोग बहुत नीचे हैं। वहां से जो फिल्में आती हैं, लोग देखते हैं, उसके जरिए वहां के पॉलिटिक्स को, वहां के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे जो ऑडियंस आती है वो बहुत ही ओपन माइंडेड ऑडियंस है। वो ऑडियंस ओपिनियन बना के अंदर नहीं जाती, वो ऑडियंस खुले दिमाग से अंदर जाती है और चीज देखने के बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करती है। हमारी ऑडियंस क्या, पहले ओपिनियन फॉर्म करती है और बाद में चीज देखने जाती है। तो यहां और वहां बहुत फर्क है। हम लोग अपनी मोरालिटी से उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम लोग को पहले अपनी मोरालिटी से निकल के उनकी मोरालिटी में स्टेप इन करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि वहां होता क्या है। फिल्म फेस्टिवल के माहौल में जाके जब मैं पहली बार गया था, तब मेरा भी दिमाग खुला था, और इतने साल तक जाते जाते मैंने देखा कि लोग कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह का सिनेमा बना रहे हैं, किस तरह की कहानियां कह रहे हैं, हर आदमी का स्ट्राइफ क्या है, हर आदमी का स्ट्रगल क्या है, हर आदमी क्या कर रहा है, और उस सिनेमा में कॉमर्स कहां से आता है, ये सेल्स एजेंट और वहां पे हर कंट्री में एक कल्चरल फंड होता है जो सिनेमा को बैक करता है। हमारी कंट्री में नहीं है ऐसा। हमारी कंट्री में इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिलता, इंडस्ट्री को यूज किया जाता है मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू, प्रोडक्ट्स के थ्रू, हर चीज के थ्रू। लेकिन एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कि उस तरह का सिनेमा क्रिएट हो सके, हमारे यहाँ होता नहीं है ज्यादा, और जहां होता है वो क्योंकि बॉलीवुड नहीं है उस पर ध्यान नहीं जाता। जो हम लोग तमिल और मराठी सिनेमा में आजकल जो भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता किसी का, वहां जिस तरह का रिवोल्यूशन हो रहा है। तो वो जो चीजें ना वहां के लोग ज्यादा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि उनमें वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं। हम लोग बहुत सब्जेक्टिव होकर देखते हैं, हमारा कंडीशनिंग है। हम लोग सालों से फिल्म देखते आ रहे हैं, इसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक विलेन होता है, अच्छाई की बुराई पे जीत होती है, लव स्टोरी होती है, ये होता है वो होता है। हम लोग उसके बियॉन्ड देखते ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं उसके बियॉन्ड सिनेमा है। सो वहां पे आप जाओगे और देखोगे ना, तो एक फेस्टिवल काफी होता है आपका दिमाग खोलने के लिए, आपको 4 फेस्टिवल जाने की जरूरत ही नहीं है। अनुराग मनीषा बस करो।
वो सीखते नहीं, वो सीखने के लिए नहीं जाते हैं। हम लोगों का प्रॉब्लम, हम लोग सिनेमा में जाके सीखना चाहते हैं, पता नहीं क्या सीखना चाहते हैं हम। वो सीखने नहीं जाते हैं, वो फिल्म देखने जाते हैं। आप जब किसी लड़के को पसंद करते हो तो लड़के को देखने जाते हो कि लड़के को सीखने जाते हो कि लड़का कैसा होता है, लड़का करता क्या है? देखते हो ना, बस देखते हो, उससे आपको कुछ समझ में आता है किसी के बारे में, और आपको लगता है इसका ये अच्छा है, ये बुरा है। फिल्म इज एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है आप एक्सपीरियंस करते हो। अब वहां जाके हम लोग पता नहीं क्यों मैसेज ढूंढते रहते हैं कि एक लाइन में फिल्म सिंप्लीफाई हो जाए, एक लाइन में मैसेज आ जाए। अनुराग अच्छा, एक मिनट, प्लीज, लोकसभा मत बनाइए प्लीज। अनुराग प्लीज, एक मिनट। अनुराग लास्ट क्वेश्चन। अनुराग, आप भी इसी बॉलीवुड का हिस्सा हैं, शाहरुख खान भी इसी बॉलीवुड का हिस्सा हैं। कल रात को जो वाकया हुआ है उस पर ये आप आप कुछ बाद कहना में- चाहेंगे? ये गैंग अनुराग, शाहरुख खान का जो वाकया हुआ है कल रात को, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह की हाथापाई उन्होंने की है एमसीए के यार कैंपस के देखिए, साथ। मैं जो है ना बाहर रह के ओपिनियन नहीं बना सकता। अगर मैं वहां पे होता और मुझे पता होता उसने क्या किया, क्यों किया, और इसने क्या किया, क्यों किया, तो मैं ओपिनियन बनाऊंगा। क्योंकि मैं अक्सर अखबार में अपने बारे में पढ़ता हूँ और इतना सारा छपता है मेरे बारे में, और हेडलाइंस पढ़ता हूँ और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता हूँ, और लोग मेरे को उसके बेसिस पे जज करते हैं। मैं नहीं जज करूंगा किसी और को। फिर भी अनुराग, आप शाहरुख को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं, बॉलीवुड का हर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जिस शाहरुख को मैं जानता हूँ। Excuse me. आपको लगता है कि उनकी ही गलती होगी? कुछ आप कहना चाहेंगे? जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ, जब तक मुझे डिटेल में नहीं पता चलेगा मैं कैसे बता सकता हूँ। ये हादसा कल रात को, सुबह से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। अच्छा, मुझे किसी ने उड़ता उड़ता बोला, मैंने ट्विटर पे कुछ उड़ता उड़ता पढ़ा। जब मुझे पता होना जरूरी है ना, मैं कैसे ओपिनियनेट कर दूं किसी के बारे में ऐसे? अनुराग, बिहार में अनुराग, एक मिनट अनुराग, बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत है, आप वो सुन लीजिए। गमछा दिया तो धोती पकड़ दी। आप बहुत अच्छे। आप आगे बढ़ने दीजिए शो को, 1-on-1 होगा इसके बाद। यहाँ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हैं जिनको कांस इस तरह से जाने का मौका मिलता है, नहीं तो लोरियाल या अपना बच्चा रिवील करने भी लोग जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, एक जेन्युइन फिल्म में एक जेन्युइन एक्टर की तरह आप कांस जा रही हैं? पहला शायद आपका फिल्म फेस्टिवल एक्सपीरियंस होगा बाहर का। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वसूली हो गई। मतलब मैंने आज तक जितना काम किया उसका मुझे फाइनली किसी ने मुझे इतनी बड़ी ब्रेक दी, और इतनी बड़ी ब्रेक दी और इतनी बड़ी फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट किरदार दिया, और वो फिल्म इतने बड़े मंच पे इतनी बड़ी तरह से अप्रिशिएट की जाएगी मुझे कभी अंदाजा नहीं था। इसलिए आई एम ऑल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू अनुराग कश्यप। ही मेड मी अ प्रॉमिस। आई डिड एन ऑडिशन फॉर देवडी में मैंने चंदा के किरदार के लिए ऑडिशन किया था, और हमारी उड़ती उड़ती सी बात हुई थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, और मैंने वो सुन के अनसुना कर दिया। पर इस इंसान ने मुझे 2 साल बाद खुद बुलाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, एंड आई फील वेरी 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 प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एपिक फिल्म। थैंक यू रिचा। और अब अपने हमारे डायनामाइट नवाज भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, ये हमारे छोटे से डायनामाइट है जो बहुत बड़ा बम फोड़ता है। मनोज जी शूटिंग कर रहे हैं आरक्षण नहीं, सॉरी, चक्रव्यूह की, प्रकाश झा जी के साथ, और वहां पे वो आरक्षित हैं तो वो नहीं आ सके। हमारे जो है एटम बॉम्ब, छोटे से पॉइंट साइज बॉम्ब जिनको मैं बोलता हूँ, नवाजुद्दीन। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं, जनरली कहते हैं कि आप बहुत ही ऑफ स्क्रीन अब बहुत शाई हैं, जो कि जनरली उल्टा है एक्टर्स के लिए। एक्टर्स कहीं भी शाई नहीं रहते। मुझे एक्चुअली जब मैं शुरू में आया था बॉम्बे में, तो काफी टाइप कास्ट हो गया था कि अच्छा गरीब का रोल देना है और पिटाई करनी है जेल में, या हीरो से पिटवाना है किसी को, तो मुझे बुला लिया जाता था। तो मैं बहुत चटान हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा वो हो गया था कि यार अब अंदर अंदर बहुत ज्यादा हो रहा था कि अभी ऐसा कोई रोल मिले जिसमें सबकी पिटाई करूं, मारूं सबको। लेकिन ये चीज मैंने कभी किसी को बताई नहीं थी। तो अचानक से मैं अपने गांव में था, तो इनका फोन आया कि जैसा तू रोल करना चाहता है वैसा है। तो मैंने कहा रोल कैसा करना चाहता हूं मैं, मतलब मैं तो वही वाला करना चाहता हूं जो मेरे ही दिमाग में, मैंने किसी को बताया ही नहीं।
तो फिर मैं आया और मैंने देखा तो ये तो वाकई वैसे ही रोल है, तो मुझे बड़ा मजा आया, बहुत थ्रिलिंग हो गया मैं बिल्कुल कि हाँ अब पूरे ये जितने मेरे 5-6 साल जो गुजरे पिटते पिटते, अब मैं बजाऊंगा इनको। तो सेम इसी तरह का कुछ। नवाज भाई आपसे जानना चाहेंगे ब्लैक फ्राइडे के असगर बुगादम से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा? अनुराग कश्यप को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में? मेरी लाइफ में तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिल्मी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि दूसरा ये एज एन एक्टर मेरे पे वो ऐसे ऐसी बॉल फेंक देते हैं कि मैं घबरा जाता हूँ, कि जैसे देवडी में मेरे से गाना गवा लिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इमोशनल अत्याचार, तौबा तेरा जलवा। और ब्लैक फ्राइडे में सुर जो सिनेमा का जो सुर मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पकड़ में आया था, कुछ थोड़ा बहुत पकड़ में आया था, तो वो ब्लैक फ्राइडे से समझ में आया था कि हाँ सिनेमा का जो एक्टिंग है कैसे अच्छी लगती होगी, कैसे। तो वहां से जैसे एक्टर का होता है कि उसका सेल्फ और वो जो कैरेक्टर कर रहा है वो सिंक हो जाए, इस तरह की चीज मुझे उस वक्त वो सीन करते हुए पता चला था। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में वो। ब्लैक फ्राइडे के टाइम में एक हुआ था इंसिडेंट, ये बहुत बढ़िया इन्होंने टेक किया था, और मैंने जाके बोला अपने असिस्टेंट्स के बीच में, 2-3 लड़कियां थी असिस्टेंट्स, कि क्या उसने परफॉर्मेंस किया। वो लड़की बड़ा गश कर बोली इसकी आंखें कितनी सुंदर है। सो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, फिर मैं वापस जाके देखा और मैंने देखा, और देन स्लोली ना एक आदमी का चेहरा, एक आदमी का पर्सनैलिटी आपके ऊपर ग्रो करता है। और नवाज के साथ मेरा वो हुआ था। और ये अपर्णा मल्होत्रा, जो पवन मल्होत्रा की वाइफ, उन्होंने कहा तो आप सबसे पहले तो यही बताइए कि ये क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं तो सोचा था, मेरे ख्याल से ऐसा पहले ही सोच लेना चाहिए था। सोचा था इस बार, बहुत साल से गालियां सुनता आ रहा हूँ, और येलो बूट्स के टाइम सबसे ज्यादा सुनी कि यार क्या बनाते रहते, पता नहीं कैसे लोग यूरोप में देखते हैं सब पिक्चरें। इस बार पहली बार मास के लिए पिक्चर बनाई जाए, और कहानी भी ऐसी मिली, हाथ में आई और बनाई, और पता चला वही पिक्चर कहां चलेगी, तो भी अच्छा है। आपको जनरली लोग मानते हैं कि बहुत ही, मतलब आप एक्चुअली वैसा ही फिल्में बनाते थे अभी तक, जो कि कांस में जिससे लोग एसोसिएट करते हैं, और इस बार जो एकदम ही जिससे एसोसिएट नहीं कर सकते, वो कांस कैसे पहुंच गई? पता नहीं, ये शायद मुझे बताने के लिए कि बहुत साल लगे थे। और जिस समय होता है ना, कहते हैं कि जब आप क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाई के पीछे, तितली के पीछे भागना छोड़ देते तो अपने आप आके बैठ जाती कंधे पे। तो आई थिंक वही हुआ शायद। हाँ, बहुत बढ़िया। आज ही सुबह मैंने कुछ हबीब तनवीर साहब की लाइन पढ़ी थी, मुझे याद आ गई कि छोड़ दोगे तो सातों आसमान छू आएगी, और उड़ा दोगे तो छत पे जाके बैठ जाएगी। ऐसा कुछ हो गया आपके साथ। और अच्छा, तो हम पहला गाना अब हम अनवील करने जा रहे हैं, तो इस गाने के बारे में आप, जो जिया हो बिहार के लाला, हाँ जी, इसके बारे में कुछ आप बताइए। ये गाना मतलब इसके जो ओपनिंग, पहली बात तो बता दें, इतने सारे ये स्टैंड अप कॉमिक है वरुण ग्रोवर, ये लोगों को बहुत हंसाते हैं। इस गाने के लेखक जो लिरिसिस्ट हैं वो भी यही है। इस फिल्म के काफी सारे गाने पीयूष मिश्रा और वरुण जी ने लिखे हैं। ये जो गाना है खास तौर पे वरुण ग्रोवर ने लिखा है। इसके जो बिगिनिंग के हैं, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई, सबका मन बहलावा। और ये भैया ट्रेडिशनल लिरिक्स है, पहले 4 लाइन मुखड़ा। वो ट्रेडिशनल लिरिक्स इतने अच्छे थे कि लोग वही गाते थे, उसके बाद का गाना हमें नहीं मालूम। तो उसके बाद वरुण आए, और वरुण की जो पृष्ठभूमि है वो बीएचयू की है। वो ग्रोवर हैं, पंजाबी हैं कि नॉर्थ इंडियन है, हमें आज तक नहीं मालूम, हमने पूछा भी नहीं कभी उनसे, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट है, ये लिख देते हैं हमारी भाषा में। सो वरुण जो है उनको दिया गया, और उन्होंने जो लिखा है गाना, और
गाना लिखना और जिस तरह से स्नेहा ने कंपोज किया और जिस तरह से एक एक लड़ाई चालू हुई कि ढूंढे किसको, किससे गवाएं गाना, वो आई थिंक काफी 1 महीना 2 महीना चला, 2-2.5 महीना हम लोग ढूंढते रहे किससे गवाएं। और दिमाग में रह रहे के 80 में कह के भी ये बचवा हमारा कंपटीशन देता, वो जो है दिमाग में रह रहे के घूम रहा था। ये गाना था जो मिड 90s का, जो इतना अंदर घुस गया था हम लोग के कि ये पता चला हम लोग बीएचयू के किसी लड़के ने गाया है ये गाना, और इस कैसेट हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। शूल की शूटिंग करने गए थे और शूल में ये गाना हमने इस्तेमाल किया था। वो मनोज तिवारी का पहला सेमाइनल सॉन्ग था जो उस जनरेशन का गाना बन गया था नॉर्थ इंडिया में। तो तब से वो गाना रह रहे के दिमाग में था। मैं कहा ये गाना एक ही आदमी गा सकता है, वो मनोज तिवारी। तो हमने पूछा सबसे, स्नेहा ने जाके पूछा, बोलता वो तो एक्टिंग करते हैं, अभी वापस गाएंगे क्या? तो ऐसा हुआ। मैंने कहा वो क्यों नहीं गाएंगे, उनको एक बार सुनाओ तो सही। और उनको बोला, वो अपने आप ही वॉलंटियर करके आ गए। और उन्होंने जब गाना गाया, गाते समय एक ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे वो कहीं चले गए गाते हुए, आंख बंद थी, माइक के सामने खड़े थे, गाते हुए चले गए और लूप खत्म हो रहा था, म्यूजिक खत्म हो रहा था। स्नेहा को मैंने बोला कि लूप बनाते जाओ, वो बनाती गई और ये 20-25 मिनट तक लूप बनता गया और वो गाते ही रहे, वो रुके ही नहीं। और वो हमने रिकॉर्ड किया, वो शायद हम लोग कभी इंटरनेट पे रिलीज करें। वो पूरा वो गाते गए, वो कहीं और चले गए थे। और इसीलिए वो गाने में आज जो बात है वो वहीं से आई है। वो कहीं उनका एक अंदरूनी कनेक्शन हो गया था, वो मनोज जी बताएंगे। अभी स्नेहा हाँ को हम बुला सकते हैं स्टेज पे? हाँ बिल्कुल। स्नेहा और मनोज जी, बहुत अगर बहुत सारे खान हैं बॉलीवुड में और एक खानवलकर है ये स्नेहा खानवलकर है, जो आज चीता प्रिंट में है। चीता प्रिंट पहन के आई है। स्नेहा, इस गाने के बारे में और पूरे इस फिल्म के म्यूजिक के प्रोसेस के बारे में ही शायद कुछ आप बता सकती है, क्योंकि बहुत पहले से मतलब इस फिल्म का म्यूजिक बनाने के लिए शायद उतना डिस्टेंस तय किया है जितना मतलब इम्तियाज की फिल्म में लड़का लड़की से मिलने के लिए करता है। बहुत दूर दूर तक देश परदेश कॉन्टिनेंट तक बदल बदल के गाने ढूंढे गए हैं इस फिल्म के। अपने आप को काफी सारी सिचुएशन में भी डाला है स्नेहा ने इस गाने के लिए। ये बिहार में गई थी एक होटल में, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वरुण ग्रोवर भी साथ में थे, लिरिसिस्ट जो खड़े हैं आपके सामने। उनका फोन आया कि यार एक बड़ी दिक्कत हो गई है, वो स्नेहा को और हमको काट देंगे। बोले काट देंगे, क्यों काट देंगे? हम लोग की जान निकल गई। उन्होंने कहा नहीं होटल में वो स्नेहा ने जाके गाली गलौज कर दी, क्योंकि होटल के कमरे में चींटी काट रही थी इनको। और वो उसने बोला कमरा बदलो, आदमी ने कहा कमरा नहीं बदलेंगे, तो स्नेहा ने गाली दे दी। उनका था कि एक औरत हमको गाली दे दी, हम काट देंगे। नहीं, लेकिन सबसे मजे की बात थी कि पटना में जैसे ही होटल वाले को गाली मिली तो सबसे पहला उसका रिएक्शन, जो कि सिर्फ पटना में हो सकता है, ये था कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत इस्तेमाल कीजिए। तो ये स्नेहा जो गाने के लिए, और स्नेहा के मेरे को जिंदगी में कई बार इस तरह के फोन आए, वो गाने को ढूंढने के लिए कहीं घुस जाती हैं। एक बार फोन आया, कभी वो हरियाणा में थी और एक किसी छोटे से गांव से रात को फोन आया, मैं यहाँ पे बैठी गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ और सारे अपने हरियाणवी जट लोग हैं चारों, और सारे के सारे नशे में, और मैं अकेली लड़की हूँ, रात के 3 बज रहे थे। इसे अनुराग अगर मैं जिंदा नहीं लौटी तो मैं बता रही हूँ तुमको मैं कहाँ हूँ। और ये इस तरह के म्यूजिक रिकॉर्ड करने कहीं भी चली जाती है वो। जो आप इसका MTV का शो उसमें देखते ही होंगे। मराठी होके वो भी इंदौर से, बिहार का इतना ऑथेंटिक साउंड कैसे ढूंढा, उस पे कुछ? मैं मराठी हूँ लेकिन इंदौर की हूँ, तो मैं हिंदी मेरी ज़्यादा पकड़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बिहार के बारे में और बिहार के म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता था एक्चुअली। तो पिछले 2 साल से मैं इसमें लगी हुई हूँ, तो अभी काफ़ी बिहारी हो गई हूँ, बहुत सारे गाने बन गए, हील भी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं पूरा बिहार घूम चुकी हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया कि सारे अलग अलग टाइप के सिंगर्स जमा करते आए। कुछ हाउस वाइफ्स को ही पकड़ के हम लोगों ने गवाया है और उनको कभी कभी पटना से बनारस लेकर आए हैं। तो मेरे साथ साथ कई लोगों का ट्रैवल हुआ है इस एल्बम को बनाने में। तो आई थिंक और फिर मनोज तिवारी जी के साथ जो हमारा पहला प्रमोशनल सॉन्ग है वो रिकॉर्ड हुआ है। आई थिंक पूरा बिहार शायद मैंने थोड़ा बहुत छान मारा। आई ओनली वांटेड टू डू इट टू कम एट पार विद अनुराग, स्पेशली बिकॉज उनकी जो ब्रीफ होती तो मुझे ठीक से समझ में आती अगर मैं उस जगह के बारे में थोड़ा जान लेती, तो इसलिए मैंने ठीक है। तो बिहार ने टेस्ट को
बिहार ने किस लेवल पे पास किया है इसका गवाह आज हिंदुस्तान की संसद बनी है। और आज ये आपका प्रयास है कि आप लोगों ने एक रीजन के कंटेंट को लेकर जिस तरह से दुनिया में इंटरनेशनल फिल्म कॉन्स में गई और इसकी चर्चा आज संसद में हुई है। और हमारे होम मिनिस्टर ने संसद में भोजपुरी में बोला, जबकि भोजपुरी अभी संसद की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा योगदान है अनुराग कश्यप और गैंग्स ऑफ वासीपुर का, आज जो कुछ भी हुआ है सर। और मेरे लिए तो ये इतने बड़े हैं अनुराग कश्यप कि अगर सपने में भी नाम आ जाए कि अनुराग कश्यप आपको याद कर रहे हैं तो मैं भाग के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं बीएचयू में पढ़ता था और किसी ने बोला कि अरे शूल फिल्म में तेरा गाना बज रहा है, तो हम लोग भाग के गए थे। मैं सोचा यार इस फिल्म में हमारी चर्चा कैसे हो गई। फिर पता चला कि अनुराग कश्यप उसके राइटर हैं, वो तुम्हें जानते हैं। तो मैं बोला यार ये सब झूठ हो सकता है। लेकिन जब अनुराग कश्यप जी ने मुझे इस गाने के लिए बुलाया तो मैं तो शूटिंग में था, फिर भाग के गया मैं। और मुझे पता था कि ये लोग जो भी कराएंगे, मैं स्नेहा को जानता नहीं था, उस दिन मिला तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में पता था कि ये बड़े नकचड़े होते हैं, थोड़ा सा स्टाइल में बुलाएंगे और हम लोग तो थोड़ा सा बड़ा संभाल के गाने वाले हैं, तो पता नहीं किस रुआब में यही सुर लगाना है, यही एकदम ये सा नी धा। तो मैं बहुत डरते डरते गया था। इनसे 5 मिनट मिला तो मैं नॉर्मल हो गया। डर फिर लगता था कि लिखने वाले कौन है, तो मेरे एक अंदर बड़ा कीड़ा है गीतों को ठीक करने का मैं बहुत बदनाम हूं इसके लिए। तो मैं बोला कि अच्छा वरुण जी, तो मैं लेके वैसे भी 5-6 गलतियां उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगर अनुराग कश्यप जी नहीं आए होते स्टूडियो में तो शायद मैं कुछ बोला भी होता, लेकिन ये जैसे आए बोले कि बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, तो मैं सोच लिया कोई इंटरनेशनल सोच का आदमी बोल रहा है, मैंने वही कहा दिया तो और सच बताएं, जैसे कि ये लाइन है ना कि अरे तनी नाची गाई के सबके मन बहलावा रे भैया, तो मैं सोचता था यार ये नाच गाई के क्यों। मेरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लगता है पहली बार एक कलाकार का सम्मान सिंगर का हुआ होगा। इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई। सर आपने जब वीडियो दिखाई तो मुझे लगा कि एक एक लाइन जो वरुण ग्रोवर ने लिखी है बिल्कुल करेक्ट है। और अभी स्थिति ये हुई है कि मैं 20 साल से गाना गा रहा हूं। मैंने 88 फिल्में कर ली हैं, मैंने 4200 गाने गा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार कुछ गाया है जितनी चर्चा में गैंग्स ऑफ वासीपुर में पा रहा हूं। आई एम थैंकफुल टू अनुराग। वो तो सर कमाल था जब आपने छोड़ दिया था, तो मैं सोच रहा था कि गनवा खत्म काहे नहीं किया होता मैं सोचा गाना तो सुनते समय 4 मिनट का ही था, ये बढ़ कैसे रहा है। अच्छा मैं भी पता नहीं कहा, वो जैसे गाना है ना कि हर जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया तू 1000, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई के सबके मन बहलावा रे भैया हो। अब मैं उस नोट में जाता था तो मेरे लिए मुश्किल था, अभी जैसे गा रहा हूं तो मुश्किल है। उस नोट को सुना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पता नहीं क्या, और ये लोग भीतर से क्या गणित किए मुझे समझ में नहीं आया। गाना बढ़ते गया, मैं गाता गया अपने हिसाब से। लेकिन जब अनुराग जी स्नेहा जी निकल के, मैंने बोला था अरे कितना गवाएंगे यार, तब जाके लोगों ने बंद किया था। एंड ही हग्ड मी। मुझे लगा अनुराग कश्यप जी का गले लगाना मेरे लिए उस गाने का बहुत बड़ा पेमेंट हो गया। बढ़िया। तो अब सर आपको सच बताऊं, मैं पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में लोग ऐसे ही पेमेंट करते आ रहा हूं नहीं सर नहीं सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ा पेमेंट है सर। वो आप हमें पहचानते हैं, ये बहुत है, क्योंकि आपके पिताजी भी से मैं मिला था, आपकी सिस्टर से मिला, लेकिन आपकी जो सादगी है बस भगवान उसको बनाए रखे। हमारा अगला
अगला जो हम गाना अब जो अनवील करने जा रहे हैं, जो अब तक ये तो आप लोग शायद YouTube पे अगर बैन नहीं हुआ है अभी भारत सरकार के द्वारा, तो YouTube पे आपने देखा होगा, वो वाला अभी तक नहीं देखा है, तो वो भी हम अनवील करेंगे। उसके बारे में भी एक लंबी सी कहानी है स्नेहा के पास, वो गाना कहाँ से लाई है। Trinidad and Tobago. नहीं, आप इधर आएंगे प्लीज। आइए। हाँ, तो ये गाने के लिए क्या है, अभी क्या था कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जहां मैं बड़ा हुआ हूँ, बचपन से हमको याद है जब भी शादियां हुआ करती थी, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को अलाउड होता था, जैसे हम थोड़े से बड़े हुए हमें निकाल दिया जाता था जब औरतें बैठ के गाना गाती थी, और वो गानों में सब कुछ होता था जो आज सेंसर बोलता है हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता मतलब जो सब लोग बोलते हैं। और वो गाने जो है उसके कई सारे वर्जन जो अभी ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं है। मुझे याद है बचपन में गाते थे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे ड्राइवर व हरामी भोंपू बजाए 3:30 बजे। तो इस तरह के गाने जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो हर घर में गाए जाते हैं आमतौर पे शादियों में। हाँ, उसके अलग अलग वर्जन कभी फिल्मों में भी होते थे, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, वो सब वहीं से आया है। और वो जो ट्रेडिशन है हमारा, कहीं ना कहीं हमारी मोरालिटी इतनी हो गई कि वो सब चला गया है, जो हम लोग बड़े हुए हैं जिसके साथ। और वो उस तरह के गाने जो है सरप्राइजिंगली सरवाइव करते हैं हर उस देश में जहां से बिहार से लोग स्लेव्स बन के आज से 100 साल पहले गए थे, जो यूपी बिहार से लोग स्लेव्स बन के गए थे। और वो गाने आज जो आप देखते हैं जब वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया का मैच होता है, वो शिव नारायण चंद्रपाल और ये सब लोग कहां से गए, वो लोग वहीं से गए, उसी की वंशज है, उसी की 3rd 4th 5th जनरेशन है। तो वो गाने वहां सरप्राइजिंगली सरवाइव किए हैं। और स्नेहा ने गाने की खोज में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो तक गई, वेस्ट इंडीज तक गई, और वेस्ट इंडीज में जाके उसने 1.5 महीना बिताया, वहां उसने म्यूजिक ट्रेस किया, उस तरह के लोगों को ट्रेस किया, उन गानों को ट्रेस किया। उसमें से एक गाना है जो भोजपुरी वहां की अंग्रेज जाके जो अंग्रेजी बन जाती है कैरेबियन की, और वहां का कैलिप्सो और यहाँ का भोजपुरी का मिश्रण, वो स्नेहा के बारे में बताएंगे, आइए प्लीज। गाना वो रिकॉर्ड करते गए थे मनोज तिवारी जी। तो हमने सुना है कि फिल्म की लेंथ भी बहुत ज्यादा है, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 2 20 पार्ट मिनट। में, लेकिन अच्छा, 2 पार्ट एक में। पार्ट 2 घंटा 40 मिनट का। ओके, क्यों इतनी लंबी फिल्म है और ऑडियंसेस का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखेंगे आप? मेरा तो ये मानना है कि कहानी जब तक आपको पकड़ के रखती है तो फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबी हो, और कहानी की एक ऑप्टिमम लेंथ होती है। और ऑडियंस इस फिल्म में एक सेकंड के लिए भी भटकती नहीं, बोर नहीं होती है। पिक्चर भले ही कितनी लंबी, लेकिन पिक्चर जो है बुलेट ट्रेन की तरह भागती है। और ऑडियंस का इंटरेस्ट तो इस बेसिस पे हम लोग गेज कर सकते हैं कि जब 5 घंटे 20 मिनट बिना इंटरवल के लोग देख सकते हैं, वहां पे वो लोग जिनको भाषा समझ में नहीं आती, जो सबटाइटल पढ़ के देखते हैं, तो इंडिया में तो 2 घंटा 40 मिनट विद इंटरवल लोग बहुत प्यार से देखेंगे। अनुराग जी, फिर एक बार मनोज वाजपेयी जी आपकी फिल्म का हिस्सा हैं, तो क्या क्राइटेरिया इस बार आपने उनके लिए चूज किया था, एंड अगेन व्हाई यू चोज हिम फॉर योर मूवी? मतलब ये फिल्म चूंकि नॉर्थ में बेस्ड थी, तो चाहिए था कि सारे एक्टर भी वही हों जो वो भाषा समझते हो, जो जगह समझते हो, जो इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हो, जो वहां के हों। और मनोज के साथ मैंने बहुत काम किया, और मनोज का नाम दिमाग में सबसे पहले आया था उस समय कि ये रोल जो है सरदार खान का मनोज वाजपेयी ही कर सकते हैं। और काफी साल से हमारी तब उस समय बातचीत नहीं थी, बंद थी, तो मैंने पहल की, मैंने फोन किया, मैंने कहा सर एक स्क्रिप्ट सुनानी है, आप सुनना पसंद करेंगे? वो तुरंत आ गए रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने कहा क्या लेंगे? उन्होंने कहा हमको रेड वाइन पिलाओ, बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ मिल रहा हूँ। पूरी बोतल खत्म की और स्क्रिप्ट सुनी और हाँ कर दिया। वो शायद बोतल का असर था या स्क्रिप्ट का, ये अभी तक नहीं मालूम लेकिन उन्होंने हाँ की। Mr. Kashyap, on your extreme right here. हाँ जी, Here, on your extreme right. हाँ। Sir, Ankur from CNN. I want to ask you, is it good enough that 4 films from the Indian film industry are being represented in Cannes? So do you think it's a good number that 4 films have reached there, or it's still a dismal number? यार देखो, हर एक कदम जो आगे जाता है ना, बहुत अच्छा कदम होता है। बात तो उस दिन बनेगी जब हम लोग पामडी और जीत के आए, या हमारे मेन कंपटीशन में एक फिल्म जाए। मेन कंपटीशन में अभी भी हम कई सालों से नहीं गए, लेकिन हर एक कदम जो आगे बढ़ता है ना, उसके लिए मैं तो बहुत खुश होता हूँ, ताली बजाना पसंद करता हूँ। So do you think it will affect the commercial prospects of your film when it releases back in India? Why should it? I'm saying कोई भी फिल्म, उड़ान जो है, अगर कान नहीं गई होती तो शायद इंडिया में रिलीज हो पाना ही मुश्किल होता। करेक्ट? सो जो भी होता है वो बेनिफिट ही होता है। और परसेप्शन जो है काफी है, जो वहां का, जो पहले वरुण बोल चुके हैं, लोगों को लगता है कान जाती है तो पिक्चर आर्ट फिल्म होती है। कहीं ना कहीं कान का परसेप्शन भी चेंज हुआ है। कान ने इस तरह की फिल्म सेलेक्ट की, हम लोग तो उसी झटके से उभर पाने में बहुत टाइम लगा। तो हम लोग ने तो बहुत ही ठेठ कमर्शियल फिल्म बनाई थी। So one last question: is it true that Danny Boyle is producing your next film, Bombay Velvet? Viacom 18 is producing my film Bombay Velvet. Danny Boyle would be
supporting it in spirit. Officially, whether he will support it or not, only Danny Boyle knows. We'll tell you when it happens. Okay, thank you, sir. So what does canon mean for Indian filmmakers? So on the extreme left. Yes. So what does cans mean for Indian filmmakers? And Yeah, it means it's for every filmmaker is the Mecca. No, for me, a film just being selected there is tremendous. और कई सालों से लोग मेरे को बोलते हैं आपकी फिल्म बाहर जाती है। मैं कहा मेरी फिल्म बाहर तब जाती थी जब यहाँ पे नहीं आती थी, क्योंकि फिल्म बनाता हूँ कहीं तो दिखानी है, कहीं तो मेरी ऑडियंस है, वो मुझे जानना जरूरी है कि मेरी ऑडियंस है भी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, कि जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं वो सही है। क्योंकि इसमें हर कोई मेरे को बोलता था कि ये मत करो, और इतने साल से मैं करता रहा, आज मुझे नहीं लगता कि मैं गलत था। करेक्ट। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक ऑडियंस बढ़ गई है। एक कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि जिस तरह की मैं फिल्म बनाता हूँ, जो अक्सर एक तो सारी हमारे फिल्म का कंपनी का लोगो भी ए है, हमारी सारी फिल्म भी ए ही होती है। करेक्ट। सो जो भी मैं फिल्म बनाता हूँ उसके साथ अक्सर ये होता है कि यार अगर हिंदुस्तान में ऑडियंस जो है ऐसे हो जाए, कई बार बोलती है यार ये क्या कैसी फिल्म बना दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और मॉरलिस्टिक हो चुके हैं। हम लोग ऐसा हो गया कि कुछ भी एक हमारे बचपन में होता था, एडल्ट फिल्म मतलब बच्चों से दूर रखो, एडल्ट फिल्म मतलब बहुत गंदी बात है, एडल्ट फिल्म का मतलब ही हमारे जहन में कुछ और है, एडल्ट फिल्म मतलब फिल्म में सिर्फ गंदगी है इसलिए एडल्ट है। और हम जो है उसी भावना से आज तक चलते आ रहे हैं। तो जो इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस से भी 10 गुना ज्यादा कंजर्वेटिव है। सो तो अगर इंडियन ऑडियंस को दिक्कत होती है हमारी फिल्म देखने में, तो इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस तो और रिजेक्ट कर देगी। तो मेरी ऑडियंस कहाँ है? तो मेरी ऑडियंस या तो टॉरेंट पे थी या मेरी दूसरी ऑडियंस बाहर है। तो उन तक पहुंचने के लिए मेरे को इतने साल लड़ना पड़ा। आज वो टॉरेंट वाली ऑडियंस जो है पैसे कमाने लग गई और टिकट खरीदने लग गई, इसलिए पिछले 2 साल से हमारी पिक्चरें पैसे कमा रही हैं। वो टॉरेंट वाली ऑडियंस कॉलेज से ग्रेजुएट होकर जॉब्स में आ गई है, और जितना ज्यादा वो लोग जॉब्स में आते जाएंगे उतना ज्यादा शायद हमारी फिल्म में पैसे कमाएंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि ऑडियंस ढूंढनी जरूरी है ताकि फिल्म जो है नुकसान ना करे, फिल्म के पैसे रिकवर हो। क्योंकि जब फिल्म के पैसे रिकवर होंगे, चाहे यहां से हो चाहे वहां से हो, मुझे बार बार दिए जाएंगे और फिल्म बनाने के लिए। करेक्ट। और आज जब हम लोग थोड़े थोड़े मार्जिनल प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और हमारी फिल्में ऐसी ऐसी जगह जा रही हैं जहां पे बाकी इंडियन फिल्में नहीं जाती हैं, हमारी फिल्में के उन डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स एजेंट्स जिन्होंने कभी पहले हिंदी फिल्में हैंडल नहीं की हैं, तो उसकी वजह से हम लोग काफी सेफ ग्राउंड में आ जाते हैं और पहली बार एक फुल फ्लेजेड कमर्शियल फिल्म बनाई है और जो उससे 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखी जा रही है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मैं हमेशा ओवरप्ले करूंगा, मैं कभी अंडरप्ले नहीं करूंगा। Anurag sir, Prabhat this side. Yes sir. Anji. Straight sir. Means how did the story idea came into your mind and what really inspired to make this movie? What? How did? The story idea came to your mind. A story idea did not come to my mind. The writer on the story, writer of the film Zishan Kadri came to me with the story. So what did And really the inspire to make the movie, sir? Nothing. It was such an incredible story. स्टोरी सुन के लगता है यार ऐसा थोड़ी ना होता है। उसने कहा होता है सर, और मैंने उसको नकार दिया। तीनों आए, वो 2 राइटर थे, अखिलेश जायसवाल, सचिन लाडिया और जीशान। मैं कहा यार ऐसा होता नहीं है, बकवास मत करो मेरे साथ। उन्होंने कहा सर होता है। वो इतने ऑफेंड हो गए थे कि वो न्यूज़पेपर कटिंग्स लेके आए प्रूव करने के लिए कि ऐसा होता है, ऐसा है। फिर मैंने अपनी टीम भेजी वासेपुर रिसर्च के लिए। मेरे को तो वासेपुर ही नहीं मालूम कहाँ है, गूगल में सर्च करो तो भी नहीं मिलता। तो फिर टीम भेजना वहां पे और रिसर्च करना, एविडेंस 1.5 साल लगा हमको वेरीफाई करने में, रिसर्च करने में और कहानी ढूंढने में। वो दुनिया ही ऐसी है कि आप बोलती है कि मेरे को फिल्म बनाओ। बहुत ही स्ट्रेंज दुनिया है। एक बॉलीवुड और गैंगस्टर का एक स्ट्रेंज ब्रिज है वो। The story is confined to North India, so do you think that when the movie releases, it will get a good response from all over India? यार Avengers is getting a very good response all over India. It's got nothing to do with China, India, anywhere in the world. आपके लिए भी ये पहला मौका है किसी फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से एक फिल्म को रिप्रेजेंट करने का। और जनरली एक होता है, मेरे ख्याल से, मैं अभी नहीं पूछूंगा तो बहुत लोग पूछने ही वाले हैं, आप रेड कारपेट पे क्या पहनने वाली हैं? हिंदुस्तानी कपड़े। ओके। और इस फिल्म में जो इतना ये टशन वाला रोल है, ये टशन आपके अंदर था कि लाया गया? ये तो निकाला गया है, इतना था नहीं, मतलब ये करवाया गया। और इसका सारा क्रेडिट जो सज्जन वहाँ खड़े हैं, मिस्टर अनुराग कश्यप, उनको जाता है। बिकॉज हम लोग शूट कर रहे थे और पहले दिन मेरा शूटिंग का था और ही जस्ट केम टू द वैनिटी और मुझे एक चश्मा दे दिया, एक नकली रेबैन का, और बोला ये पहनना है तुम्हें।
और वो मैंने पहना एंड देन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, फिर मुझे फिर क्लिक हुआ, अच्छा तो ये मेरा कैरेक्टर है। तो ये कुछ ऐसे एक्चुअली डिस्कवर हुआ मोहसिना का कैरेक्टर। बहुत सारे सीन हैं फिल्म में जो ट्रेलर में भी हम लोग देखते हैं, आपके और नवाज भाई के, ये नैन मटक्का जिसको बोलते हैं उसके, तो वो सब में कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से लाई आप? वो इंस्पिरेशन तो पता नहीं, बिकॉज ऑफ स्क्रीन मैं नवाज को नवाज भाई बोलती हूँ, तो वो नवाज, ये बहुत कमाल है। वो नवाज ये पहली फिल्म कर रही थी तो बड़ी डरी हुई थी, तो पहले दिन जाके नवाज को बोलती है, नवाज भाई मेरा आपके साथ सीन है। और नवाज ने मुझे, अब मैं नवाज बोलती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो तुम्हें जो मर्जी मानना है तो मान लो, बट शॉट से पहले भाई मत बोला करो। चांद पे हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे। मघी शान निराला भैया भैया भैया, हरे जैसे सूरज तेरे पुरखे जिए उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा, और तूने जना अंधेरा। अभी मैं तेरे पुरखे जिए अंधेरा, और तूने जना उजाला, और जियो रे होनहार, तनि झूम झाम के, तनि धूमधाम से, तनि धूमधाम से तान सेन बन गा दे रे भैया, तनि फिर से मादर लटका गान दादर। ये सारे बहुत सारी लाइन है इसमें। मेरा गाना क्या ना 25 मिनट गाया था। तो